तो कंपाउंडिंग कैसे काम करता है ये हमें समझना अब जरूरी है। जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है तो यही रहेगा, ठीक है। इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न दोस्तों 28.06 लाख के आसपास पहुंचेगा एंड टोटल वैल्यू 32 लाख के आसपास यहाँ पे पहुंच सकता है। ये होता है कंपाउंडिंग का असली जादू दोस्तों। अगर 2000 रुपए की आप SIP करते हो ना, तो आप 20 लाख रुपए कितने साल में बना सकते हो, ये डिपेंड करता है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा ना, जो अमीर लोग हैं या फिर जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं, ये चाहते ही नहीं कि आप बड़ा अमाउंट बना पाओ। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम मान लेते हैं कि आप सोचते हो कि भाई हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हम 15,000 20,000 महीने कमाते हैं, या फिर मान लेते चलो 50,000 महीने कमाते हैं, लेकिन हमारे घर के खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ज़्यादा पैसे में बचा नहीं पाते। ये घर घर की कहानी है, सबकी कहानी है ये। हर कोई पैसा बचाना तो चाहता है, लेकिन पैसा बच नहीं पाता। इसका एक ही रीज़न है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है ये बदलती चली गई है और हम खर्चे ज़्यादा कर देते हैं, कुछ दिखावे के चक्कर में, कुछ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में, कुछ महंगाई के चक्कर में हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा अमाउंट बचा पाना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम सोचते हैं अगर हम छोटा छोटा अमाउंट बचाते हैं, मान लेते हैं हम 2000 बचा पाते हैं, 1000 बचा पाते हैं, और इस बचे हुए अमाउंट को हम SIP के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है, हमारे पास बहुत ही बड़ा अमाउंट इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जितना छोटा सा छोटा अमाउंट जुट पाए उतना हम जमा कर पाए। तो अगर हम SIP करते हैं और 20 लाख का हम टारगेट रखते हैं कि हमें 20 लाख पूरा कर लेना है, तो हमें इसको पूरा करने में कितने साल लग जाएंगे ये हमारे लिए जानना उतना ही ज़रूरी है कि जितना कि पैसे बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मान लेते हैं अगर पैसे बचाने की बात आती है तो हमारे जो घर के बड़े लोग हैं ये लोग क्या कहते हैं कि पैसे कैसे बच सकते हैं। कहते हैं भाई छोटे छोटे अमाउंट को सेव करो, पैसे बचाओ, बैंक में रखो। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि आपके बैंक में कितना ब्याज मिल रहा है। किसी किसी में 3% का, ठीक है, किसी किसी में 2% का, किसी किसी में 2.5% का, ठीक है। ये आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिल जाता है सेविंग अकाउंट में। अब मैं आपको एक बहुत ही बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ। अधिकतर लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है। अगर ये चीज़ें उनको पता होती पहले से तो आज जो भी अमाउंट वो जोड़े हैं ना, मैं उनको कह सकता हूँ कि भाई इससे लगभग 1.5 गुना अमाउंट वो बढ़ा सकते थे अपना। उनका पैसा उनके लिए काम करता, लेकिन ये चीज़ें उनको पता नहीं थी पहले, जिसकी वजह से आज उनका पैसा उनके लिए काम नहीं किया, बल्कि और पैसा उनका कम होता गया दिन बाय दिन। देखिए आपको सेविंग अकाउंट में लगभग ये ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेविंग अकाउंट में अगर आपको जो पैसे रखना है ना, वो कौन से पैसे रखने हैं, जो पैसे की आपको इंस्टेंट ज़रूरत हो, जैसे कि 2-4 महीने में, 5 महीने में काम लगने वाला हो, तो वो पैसा आप सेविंग अकाउंट में रखिए तो आपके लिए बेहतर होता है। जहाँ पे आपको 2.7% के आसपास, 3% के आसपास आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब देखिए जो इमरजेंसी के लिए हमने पैसे रखे तो है वहाँ पे, मतलब हमारे पैसे चाहिए तो हम तुरंत वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें भी एक तरीका हम लगा सकते हैं जो अमीर लोग लगाते हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब माइंडसेट के लोग हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता। ये पता नहीं होने के पीछे एक रीज़न नहीं दोस्तों, कई रीज़न है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उसके लिए अलग अलग कॉलेज आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसके लिए आपको अलग कॉलेज मिल जाएगा, उसके लिए डिग्री मिलती है। अगर आपको कुछ और बनना है, डॉक्टर बनना है, तो MBBS की डिग्री है। लेकिन पैसे को अगर मैनेज करना है ना, तो उसके लिए स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं है। हमारे कॉलेज से लेकर, मतलब हम जब LKG UKG में पढ़ाई जब से शुरू किए तब से 12 तक हम चले जाते हैं, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं मैथ्स में, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हमें अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। और ये चीज़ें हमें समझ में आती तब जब हम डे बाय डे अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते हैं, और जब काफ़ी समय बीत चुका होता है तब हमें समझ में आता है कि भाई पैसे बचाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते जो हमारा बच्चा है आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिद करता रहता है, और यही जिद आगे चलकर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नाकामी उसके लिए साबित होती है। कैसे, जैसे मान लेते अगर आज कोई चीज़ अगर वो जिद कर रहा है, मान लेते कोई चीज़ 50 रुपए की है, आज जिद कर दिलाने के लिए आपने उसको दिला दिया एक बार कहने पे, आगे चल के वही कोई बाइक के लिए जिद कर रहा है, 1 लाख की बाइक, 2 लाख की बाइक, और आप पैसे जोड़े हो किसी इमरजेंसी के लिए, किसी काम के लिए, लेकिन वो जिद कर रहा है और उसको जिद को फुलफिल करने के लिए आप उस पैसे को खर्चे कर दोगे। तो जो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग सिखानी होती है ना, अपने बच्चे को बचपन से सिखानी होती है। जैसे आप जानते होंगे अगर कोई हाथी का बच्चा है, इतना बलवान होता है हाथी, लेकिन उसको कैसे एक जंजीर में, छोटी पतली जंजीर में कैसे बांध कर उसको काबू किया जाता है, आपको पता है क्यों कैसे होता है? क्योंकि बचपन से जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तब से उसको आदत डाल दी जाती है कि भाई ये जंजीर तुमसे नहीं टूटेगी। क्योंकि हाथी का बच्चा छोटा होता है, उसमें उतनी ताकत उस समय नहीं होती है, उस समय जंजीर उसके लिए ज़्यादा भारी होती है। लेकिन
अब हाथी इतना विशाल होता है पेड़ को भी उखाड़ दे, लेकिन जब बड़ा हो जाता है हाथी फिर भी उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि भाई हमसे नहीं टूटेगा, हमसे मजबूत ये जंजीर है। सेम उसी तरीके से हमारे बच्चे के मन में जो माइंड में फीडिंग कर दी जाती है वो फीडिंग जिंदगी भर रहती है। अगर उसको सही आदत डाल देंगे, उसको पैसे बचाने को लेकर, उसको हेल्थ को लेकर अगर आप बचपन से इसको अपडेट कर देंगे तो हमेशा वो अपडेटेड रहेगा, हमेशा डिसिप्लिन रहेगा। सेम इसी तरीके से अगर आप सेविंग अकाउंट पैसे आप रखते हो, अगर आपने इमरजेंसी के लिए पैसे जोड़ रखे हैं, तो ये पैसे आप जहाँ पे 3% 2% का ब्याज कमा रहे हो, यहाँ पे जो अमीर लोग करते हैं, करते क्या है कि यहाँ पे ऑटो स्विप ऑन कर देते हैं। ठीक है, ऑटो स्विप एक चीज़ होती है, इसको ऑन कर देते हैं। ये क्या होता है ऑटो स्विप? यहाँ पर आपको फिक्स डिपॉजिट वाला ब्याज मिल जाता है। यानी फिक्स डिपॉजिट में अगर 6% का ब्याज मिल रहा है उस बैंक में, तो आपको लगभग 6% 7% का ब्याज मिल जाता है। आप इसे जब चाहो तब निकाल सकते हो, उस हिसाब से ऑटो स्विप आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है? अगर मान लेते हैं आपने 10,000 पे सेट कर दिया कि 10,000 से ऊपर जो अमाउंट होगा, यानी 12,000 होगा, ठीक है, या फिर 15,000 होगा, या फिर 20,000 होगा, या फिर 2 लाख होगा, 5 लाख होगा, मतलब 10,000 ये आपके सेविंग अकाउंट में रहेंगे। उसके ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पर ऑटो स्विप लागू हो जाएगा और उस पर आपको ब्याज मिलेगा एफडी वाला। ठीक है, अब जब एफडी वाला ब्याज मिलेगा, अगर आप इसको पैसे को निकाल लेते हो तो 10,000 के आसपास जितना भी 10,000 के ऊपर जितना भी पैसा है उस पर ऑटो स्विप काम करेगा। 10,000 के नीचे आएगा तो सेविंग अकाउंट वाला ब्याज उस पर लागू हो जाएगा। तो ये अमीर लोग इसको अपनाते हैं। चलिए, ये तो हो गई एक चीज़ जो हमारी बेसिक है, उसको हमें समझना कि हमारे पैसे को सही तरीके से काम पे कैसे लगाए, ये सबसे पहला पड़ाव है। ठीक है, हमने पैसे जो बचा के सेविंग अकाउंट में रखे हैं उसके लिए, जो पहले के लोग कहते थे भाई पैसे बचाना जरूरी है। अब दूसरी बात आती है कि कोई कहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है और हमें, जैसे अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी बनी हुई है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। कहा जाता था कि जब भी वॉर वगैरह होती है तो जो गोल्ड होता है, जो सिल्वर होता है, ये संभालता है मार्केट को। यानी मार्केट नीचे जाती है तो गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाता है। बट ये क्या हुआ, गोल्ड और सिल्वर भी नीचे जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे खासे नीचे गए, यानी काफ़ी डिस्काउंट पे गए गोल्ड और सिल्वर। देखिए दोस्तों, मार्केट में कोई भी चीज़ जो कि फिक्स नहीं होती, ये अनसर्टेन होती है, सिचुएशन बेस्ड होती है। अभी ऑयल क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से क्या हुआ, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस भी नीचे जाने लगे। ऑयल ऊपर गया, गोल्ड प्राइस के नीचे गया। ठीक है, तो उसी तरीके से कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई रियल एस्टेट है, जो ज़मीन है, ये आगे बढ़ेंगे, ये कम नहीं होंगे इनके भाव। लेकिन कई बार ऐसे भी हो चुके हैं कि रियल एस्टेट के प्राइस भी गिरे हैं। ठीक है, कोई ज़मीन अगर 10 साल पहले 20 लाख की थी, वो भी लगभग 15 लाख 10 लाख की हुई है। हम तो ये नहीं जानते थे, लेकिन हमने जब रिसर्च में देखा तब मुझे मिला कि भाई ऐसा भी होता है कि रियल एस्टेट भी कम होते हैं, कभी कभी उसके भाव भी गिरते हैं। मैं तो सुनकर शौक रह गया। और आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं पता होंगी, अगर पता हो आपको तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि भाई एफडी में करना चाहिए। अब अगर आपको 20 लाख का सपना है और 2,000 रुपये की आप बचाते हो पैसे, एफडी में तो आपको फिक्स ज़्यादा अमाउंट करना पड़ेगा एक बार में। आप आरडी करते हो, ठीक है, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, आपको यहाँ पे 6 to 7% का इंटरेस्ट मिलता है, लगभग एफडी के आसपास। अब इस ब्याज दर से अगर आप अपना कैलकुलेशन करते हो तो इस 20 लाख के अमाउंट पर पहुंचने के लिए अगर आप 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अमूमन आप मान लीजिए कम से कम आपको 30 से 32 साल लग सकते हैं। आप समझिए, आपको 20 लाख जोड़ने में अगर सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये आप जमा करते हो। अच्छा जी, अगर हमें 30 साल लग जाएंगे तो फिर तो मेरे पास क्या ही पैसे बचे रहेंगे, 2,000 रुपये इकट्ठा करके क्या ही फ़ायदा होगा हमारा। तो इसके बाद एक ऑप्शन है दोस्तों म्यूचुअल फंड का। अभी म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करने से बहुत डरेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है। अच्छे जो म्यूचुअल फंड है ये 10% 15% नीचे आ चुके हैं। लेकिन जब से फंड ये शुरू हुए हैं, पिछले 5 साल या 8 साल की हम बात करते हैं, तो अभी भी ये फंड नेगेटिव नहीं आया अगर जिन किसी ने पीछे इन्वेस्टमेंट किया हो। तो इसीलिए जब भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, तो हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के हमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। ये चीज़ें हमें खुद नहीं पता थी, लेकिन जिस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट किया, जो हमारा पीछे इन्वेस्टमेंट हुआ था, ये अभी तक हमारा नेगेटिव नहीं गया है। लेकिन जो हमने करंट में इन्वेस्टमेंट किया था हमारा, ये कुछ नेगेटिव में गया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए जैसे कि मान लेते हैं अगर आपने म्यूचुअल फंड चुना, ठीक है, आपने चुन लिया कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और मुझे ये अमाउंट चाहिए, एक्स अमाउंट, कि मुझे इतना अमाउंट अचीव करना है और हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी नहीं है, इससे ज़्यादा हम इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो हम मान लेते हैं अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और सपोज दैट एग्जांपल के लिए इलस्ट्रेशन ओनली, अगर हमें 15% का रेट ऑफ रिटर्न पास्ट के हिसाब से देखने को मिल जाए तो क्या वैल्यू इसकी बन सकती है।
अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, आप में से बहुत सारे लोग कहोगे भाई मेरे पोर्टफोलियो तो निगेटिव में है, 15% का रेट ऑफ रिटर्न कैसे मिल जाएगा। देखिए बहुत सारे फंड अगर आप चेक करोगे तो अभी भी 15% के ऊपर पास्ट में परफॉर्मेंस दिखाए हैं, तो अभी भी इनका ये चल रहा है। तो हम लॉन्ग टर्म सोच के अपना कैलकुलेशन करते हैं, तो इस हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 2000 रुपये की SIP करते हैं और अगले 10 साल हम SIP करते चले जाते हैं, ठीक है, अगले 10 साल, और ये 15% का रेट ऑफ रिटर्न अगर मिल जाता है हमें, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये आता है लगभग 2.4 लाख, यानी 2,40,000 रुपये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाता है, ठीक है। एंड इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे दिखेगा हमें, ये लगभग 3.17 लाख के आसपास दिख सकता है। ये कोई गारंटेड नहीं है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ। एंड टोटल वैल्यू यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो कि 5.57 लाख के आसपास ही पहुँच सकती है, यानी लगभग 5.5 लाख के आसपास आप पहुँच सकते हो। आप कहोगे जी 10 साल हम इन्वेस्ट किए, यहाँ पे 5 लाख के आसपास पहुँचा। देखिए कंपाउंडिंग काम कैसे करता है, अब यहाँ पर इसका आपको जादू देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को पहले से नहीं पता होती हैं, और जब तक पता हो नहीं होती है तब तक लोग पहले ही देरी कर चुके होते हैं, पहले ही गलती कर चुके होते हैं। कंपाउंडिंग काम कैसे करता है इसको समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगाना है। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अगर पसंद आ रही हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, ये 10 साल का है और यहाँ पे 18% के रेट ऑफ रिटर्न से ये कैलकुलेशन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये 15% के रेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेशन हुआ है। ये लगभग 18 साल में आपका ये अमाउंट बना के दिखा रहा है। लेकिन यहीं पे सिनेरियो चेंज होता है, अगर यहाँ पे 18% का रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है और अब आगे लगभग 18 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो कंपाउंडिंग कैसे काम करता है ये हमें समझना अब जरूरी है। जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है तो यही रहेगा, ठीक है। इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न दोस्तों 28.06 लाख के आसपास पहुंचेगा एंड टोटल वैल्यू 32 लाख के आसपास यहाँ पे पहुंच सकता है। ये होता है कंपाउंडिंग का असली जादू। मतलब यहाँ पर आप अगर रेगुलर यहाँ पे SIP करते चले जाते हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पे आपको अच्छे खासे रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, यानी 15% और 18% का आपको रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिलते हैं, फिर वहाँ पे आप अच्छा अमाउंट गेन कर सकते हो। लेकिन यहीं पे अगर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट चुनते हो जहाँ पे जैसे RD स्कीम है, यहाँ पे 6 to 7% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको ज़्यादा अमाउंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मतलब आप अचीव करने में बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग सकता है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए सही टाइम होना, सही स्ट्रेटजी लगाना, सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन वीडियो चाहिए तो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, एंड स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पहली बार सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो भी, नहीं पसंद आए तो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।